नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याओं को सुना और इस मौके पर सीएम योगी ने सभी की समस्याओं के निराकरण के आदेश संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम योगी आदित्य ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन के माध्यम से के दौरान यहां आए सभी परिवादियों की समस्याओं को सुना और उनके संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के आदेश दिए। उधर केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं, जिसे लेकर लखनऊ के होटल ताज में साधना ग्रुप ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया और एक कार्यक्रम के आयोजन के दौरान इस कार्यक्रम में यूपी की सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह समेत कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। तो केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के चलते ताज होटल लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। तो आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत वो शंखनाद से ही करेंगे। धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा हमारे आदरणीय मंत्री जी कृपया मंच पे आए और हम उनसे सेशन की शुरुआत करें, क्योंकि बहुत कम ही अवसर मिलता है हमें जब आदरणीय मंत्री जी ने जो 11 वर्षों में खास तौर से जो काम हुए हैं और जो इन्होंने अपने मंत्रालय में काम किए उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। मंत्री जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है साधना समूह के इस आयोजन में, और आपने अपना समय दिया उसके लिए हम पूरी आत्मा से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम चाहेंगे कि कार्यक्रम की शुरुआत करें। 11 सालों के लिए कि में जो काम हुए हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों से प्लीज बताएं। पहले तो भाई ब्रजमोहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता कि आज बहुत सारे साधना समूह के दर्शकों के सामने देश और प्रदेश की सांस्कृतिक और पर्यटन की गतिविधियों को रखने का आपने अवसर दिया। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जैसा कि सब लोग अवगत हैं कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की पहचान बीमारू राज्य के रूप में, दंगाई प्रदेश के रूप में, आतताइयों के रूप में जानी जाती थी। स्थिति यहां तक थी कि न प्रदेश में कोई निवेशक अपने निवेश को राजी होता था। विदेश छोड़ दो, अपने उत्तर प्रदेश के रहने वाले भी जो बड़े औद्योगिक घराने थे वो भी अपना निवेश उत्तर प्रदेश में करने के लिए राजी नहीं थे। गांव की कनेक्टिविटी हो, शहरों की कनेक्टिविटी हो या प्रदेश से जो महत्वपूर्ण मार्ग है उनकी कनेक्टिविटी हो, जीर्ण शीर्ण टूटी फूटी सड़कों से प्रदेश की पहचान थी। बिजली में आपूर्ति में माना जाता था कि कब बिजली आई ये महत्वपूर्ण था, जाने का कोई समय नहीं। बिजली जाती ही थी, थोड़ी बहुत बिजली की उपलब्धता थी। जो पिटता था वही जेल जाता था, अपराधी थाने चलाने का काम करता थे। बल्कि सरकार के गिने चुने हर जिले में एक सुपर सीएम बना रखे थे जो पूरी सारी पावर वहां के प्रशासन की एक्सरसाइज करते थे। उन्हीं के इशारों पर उत्पीड़ित होने वाले व्यक्ति के साथ अन्याय होता था। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सौभाग्य है हमारे लखनऊ में आज आप मौजूद हैं। बात हो रही है सर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के पहले वर्ष की और 11 वर्षों के कार्यकाल की केंद्र सरकार में और पूरे देश में। सर, क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, मेरा अभी कुछ दिन पहले दैनिक जागरण और हिंदुस्तान अखबार में इस पे लेख भी मैंने लिखा था कि पिछले 11 साल में देश को जो एक करिश्माई, एक निर्णय लेने वाला, कठिन निर्णय लेके
और उसको इम्प्लीमेंट करने वाला, और जो पूरी दुनिया में देश को एक आर्थिक सामरिक ताकत बनाने की जो सोच रखने वाला हमारा जो नेतृत्व है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में, वो एक अद्भुत है। और जो एक निष्क्रिय प्रशासन था, जो एक निष्क्रिय प्रशासन था 11 वर्ष पहले, उसको उन्होंने पूरी उसी मशीन को, देखिए ये कोई उन्होंने मशीन नहीं बदली, सिर्फ जो उनकी एक टीम थी वो चेहरे बदले, इंस्टीट्यूशन वही रहे, संस्थाएं वही रहीं। उन्हीं संस्थाओं से उन्होंने एक नेतृत्व दिखाकर, एक निर्णय लेने की क्षमता दिखाकर आज इतना बड़ा परिवर्तन किया है। मैं आपको ये बताऊं, मैं अभी इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इसी विषय पे बोलने के लिए गया था, तो वहां भी मैंने लोगों को बताया कि आज देखिए 2014 से पहले 2014 में हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो दुनिया की 10वीं 11वीं अर्थव्यवस्था थी, और आज हम चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। चौथी हो गई, तीसरी बनने जा रहे हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन है। हमारे साथ एक और गेस्ट हमारे सेशन में मौजूद हैं, आचार्य विजय वर्मा जी हैं। 11 साल बेमिसाल हमने आज का प्रोग्राम का कंसेप्ट रखा है। 2014 में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने पदभार ग्रहण किया और उनके तीसरे कार्यकाल का पहला साल 9 जून को समाप्त हो जाता है। क्या लगता है आपको कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए आने वाला समय कैसा है, और वही हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री क्यों बने या कैसे बन पाए? मोदी जी के बारे में मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए, और इसके लिए तो पूरा एपिसोड हमको बनाना पड़ेगा। लेकिन हमको जब उनकी कुंडली का हमने एनालिसिस किया था सबसे पहले, तो हमको एक ही चीज समझ में आई थी कि ये आदमी को देश के प्रधानमंत्री बनना है, और देश को बदलने के लिए इससे ज्यादा सशक्त आदमी कोई नहीं हो सकता। एक तो उनके निर्णय लेने की क्षमता, कुंडली उनकी जो देखी, तो कुंडली को देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ, और ईश्वर उन्हें अच्छा स्वास्थ्य लाभ दे। और अभी हमको लगता है कि बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो 11 साल में पूरी नहीं हुई हैं, अभी बहुत बाकी है। और ऐसा मेरे को लगता है कि 47 से लेकर और अभी तक जितनी भी चीजें थीं, वो सिर्फ 11 साल की अगर हम देखें तो बहुत सी चीजें इतनी तेजी से, इतनी रफ्तार के साथ कई मुद्दों पे डिसीजन लिए गए। मेरा सौभाग्य है कि आपके चैनल के माध्यम से हम खुल के कह पा रहे हैं। मोदी जी की जो कुंडली है वो वृश्चिक लग्न की है, और लग्न में मंगल और चंद्रमा दोनों बैठे हुए हैं, और मंगल उनका शनि के नक्षत्र में होने की वजह से जैसे ही 2011 के आसपास से चंद्रमा की महादशा उनकी शुरू हुई, तो वैसे ही हमको ये समझ में आ गया था कि कोई जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, जो एक जमीन में एक एक जगह का घूमा फिरा, लोगों की जरूरतों को समझने वाला, एक दूसरे की मंशा को समझने वाला, घर परिवार सब कुछ छोड़ के विचरण करने वाला आदमी, जगह जगह पे रहना, हर शहर में रहना, और मतलब इस तरह का आदमी ही देश को आगे लेके जा सकता है। मेरे को लगता है कि जो राजा की तरह के रहता हो तो वो तो राजा है ही है, लेकिन प्रजा बन के जो काम करने वाला हो वो समझ सकता है कि प्रजा की जरूरतें क्या है, तो वो मोदी जी का व्यक्तित्व है। और सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई कि आपने अभी निदेशक सूचना का पदभार ग्रहण किया है। थैंक यू। ये विभाग सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सीधे रिपोर्ट करता है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो छवि है वो 2017 से 19 में अलग हुई, 19 से 22 में अलग हुई, और अब 2025 में वो बहुत टॉप लेवल पे जा चुकी है। तो ऐसे पदभार को ग्रहण करके क्या कहना चाहेंगे आप सर? और बात 11 साल बेमिसाल की भी हो रही है, और 8 साल जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें एक बड़े डिब्बे के रूप में शामिल हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर आप इस बारे में? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे यहाँ बैठकर अपनी बात कहने का मौका दिया। दूसरा, जो सरकार के कार्यकलाप हैं 11 वर्ष और 8 वर्ष के, इस विषय में चूंकि मेरे कार्य का एक अंग है, और मुझे सरकार की योजनाएं, सरकार के द्वारा किए गए कार्य, इनको पब्लिक तक पहुंचाना और उनको जो रियल बेनिफिशियरी है उसका जो आइडेंटिफिकेशन है, वो डिलीवरी है, उस मैकेनिज्म के बारे में लोगों को बताना, ये मेरा कार्य है। और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ, इतनी
लंबी सेवा के बाद मुझे ऐसी एक जिम्मेदारी दी गई है, जिसके लिए मैं जो फील्ड में मेरे द्वारा किए गए कार्य हैं, जो मेरा अनुभव है, जो मैंने महसूस किया कई बार की जो पॉलिसीज हैं वो कैसे जो एक्चुअल नीडी आदमी है जिसके पास वो पहुंचनी चाहिए वहां पहुंचने में जो पॉलिसी में गैप्स होते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन संबंधित विभागों द्वारा किया भी जाता है समय समय पर। उनको ठीक करके हम किस प्रकार से सरकार की बात को प्रभावी ढंग से पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं, तो ये करने का मौका मिला और मुझे अभी तक का जो अनुभव है काफी अच्छा है और मैं लगता है कि जब इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभा पाऊंगा। रमेश सिंह राजा भदौरिया जी, ये बीजेपी के नेता हैं। आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम 11 साल विकास के मना रहे हैं। ये बहुत बड़ा पर्व है हमारे भारत के लिए, क्योंकि इन 11 सालों में हमने ऐसी ऐतिहासिक डेवलपमेंट्स देखी है जो हम कहीं ना कहीं जिसका इंतजार कर रहे थे। और आज की तारीख में बीजेपी एक ऐसा बड़ा पार्टी बन के उभर के आया है जिसने अपना कहीं ना कहीं एक डंका बजाया है। तो आज मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं साधना न्यूज और साधना चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं इस कार्यक्रम को करने के लिए। और भाजपा की जो बात आप कर रही हैं कि लोगों तक पहुंचने की बात, तो भाजपा अंत्योदय की सोच के साथ ही शुरू हुई थी और उसी पर लगातार कार्य कर रही है। और हमारे नेता मोदी जी वो चूंकि बहुत नीचे से जुड़ के रहे हैं हमेशा से, कोई बहुत बड़े उससे संस्थान से कहीं आए नहीं है वो, और जनता को जोड़ के चलना उनकी हॉबी है, उनकी आदत है। तो वो एक एक दर्द और एक एक चीज को पहचानते हैं। तो जो जिस चीज को फील किया है या जिस चीज से गुजरा है वो सबसे अच्छा उस चीज का इलाज कर सकता है या उसके लिए सोच सकता है। अगर हम जनता के परेशानियों की बात करें तो जैसे ओडीएफ लेके हम लोग चल रहे थे, आज सरकार में गांव में घर घर शौचालय जो हम लेके आए, सरकार मोदी जी की बहुत बड़ी सोच थी। जो एक सामान्य जनता की जो दिक्कतें थी इस महिलाओं की, उसको लेके आगे बढ़े और आज गांव गांव तक उस चीज को पहुंचाया। आम जनमानस की समस्या थी वो, बहु बेटियों की समस्या थी वो। हम गांव से जुड़े हैं क्योंकि हम जानते थे कि अगर सूर्योदय हो गया उसके बाद अगर तबीयत खराब भी है तो कितनी समस्याओं को झेलना पड़ता था। आज उन समस्याओं से लोग नहीं जा पा रहे हैं। और आज हमारे साथ बैठे हैं अमित पाठक जी। ये मेदांता हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह से देखते हैं और इनसे बढ़िया गेस्ट हमारे साथ आज नहीं हो सकता जो विकास मेडिकल, स्पेशली मेडिकल में जो विकास हो रहा है उसके बारे में बात कर सके। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ सवालात करूं, मैं चाहती हूं कि वो अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्कार, साधना चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, ब्रजमोहन जी को और आपको। मैं एक एविएशन इंडस्ट्री से मैं आता था पहले। जेड एयरवेज में मैंने 21 साल काम किया और वहां पर मैं स्टेशन को हेड करता था लखनऊ को, और जेड एयरवेज को भी मैंने स्टार्ट किया लखनऊ में। वहां पर डॉक्टर त्रेहन से ये प्रेरणा मिली कि मैं हेल्थ इंडस्ट्री ज्वाइन करूं और वहां से फिर मैं मेदांता लखनऊ को ज्वाइन किया। अभी 8 साल हो गए हैं और जैसे ही हमने ज्वाइन किया था 17 में, आई थिंक 19 में हम लोग एक भारी समस्या जो कोविड थी उसमें फंस गए थे हम लोग, और उसको समहाउ वी हैव मैनेज वेल। मैं उस कोविड पीरियड का इंचार्ज था, एडमिशन इंचार्ज था, तो उस कोविड पीरियड को मैंने जिया है और मैं जानता हूं उस त्रासदी को हम लोगों ने किस तरीके से सामना किया और आज हम लोग बेटर स्थिति में खड़े हुए हैं। और अभी जो वेदांता में जो पार्ट है मेरा, मैं जहां पर एक हम लोगों ने एक कोड एक्स बनाया हुआ है वेदांता में। जो कोड एक्स होता है कि जब पेशेंट का अटेंडेंट या पेशेंट कहीं से भी जब उसको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कम्युनिकेशन गैप्स होते हैं, उनको वो ढूंढने में कोशिश करता है कि किसी से बात हो जाए हमारी, क्योंकि डॉक्टर तो अपना टेक्निकल चीज बता रहा है कि मरीज की हालत ऐसी है वैसी है, बट उसको जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं जो वेदांता में या किसी भी हॉस्पिटल में होना चाहिए मैं कहता हूं, तो वो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। वो है मेरा एक छोटा सा ऑफिस है जहां पर एवरीबडी इज वेलकम्ड। वहां पर मैं हर चीज उनको ब्रीफ करता हूं, मेडिकली नॉन मेडिकली जो भी मदद होती है मैं करता हूं। आई थिंक दैट गिव्स अ रियल इम्पैक्ट इन द मार्केट की वेदांता इज डूइंग गुड। सो मुझे लगता है हर हॉस्पिटल में, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए, एक रिसीविंग डेस्क होनी चाहिए जहां पर जब भी मरीज आता है और जब मरीज जाता है दोनों जगह पर उनको सही तरीके से वो टच पॉइंट हैज टू बी
well managed. गौर प्रकाश जी, आप 11 साल बेमिसाल के ऊपर आपकी मैं चाहूंगा राय, और कृपया संक्षिप्त में आप अपनी बात को रखें प्लीज। Respected ma'am, respected elders, respected people from the government, it's an honor that we are seeing an India which starts leading from the front. From strategic restraints to strategic retaliation is today's mantra. I think this is unheard. सुनने को नहीं मिला कि आज की तारीख में the world diaspora is with us. From Operation Balakot to Operation Sindoor, salute to the armed forces, salute to the leadership of our country that today we feel secured. This is a big change. From, I repeat again, from strategic restraints to strategic retaliation is the mantra of New India. Article 370, impossible, we did it. You see the direct transfers today to the underprivileged, bridging the divide of the rural India to the urban world, phenomenal. The direct transfer schemes have been outstanding. I think the world is looking at us to understand what are these transfers all about. From Jan Dhan Yojana to Ujjwala Yojana, you name it, to Jal Yojana, Aadhaar linking to 1.3 billion people. It's phenomenal. Your Ayushman cards, 5 लाख का आपको फ्री मुफ्त इलाज मिल रहा है. कहां सुनने को मिलता है ये सब चीजें इतने वास्ट पॉपुलेशन पे? एंड टुडे फ्रॉम 2014 where we were the 11th largest economy, we have reached to 4th largest economy, surpassing Japan. That's achievement. हमारे साथ ओमकार शंकरधर जी मौजूद हैं। ये एक बहुत ही धार्मिक आदमी हैं। आज आप हमारे साथ बैठे हैं तो मैं सबसे पहले इसी के बारे में आपसे बात करना चाहूंगी। अयोध्या में जो इतना बड़ा हमारी सरकार ने एक इतना बड़ा अचीवमेंट लिया, इस पे आपका क्या दृष्टिकोण रहा? नमस्कार मैडम, मैं ब्रजमोहन जी और आप तनुश्री जी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आप लोगों को कि मुझे आपने इस चैनल में आमंत्रित किया। मोदी जी के बारे में तो बस यही है कि 11 साल बेमिसाल, आपने नाम भी उनको ऐसा दे दिया, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मोदी जी, जैसे पहले कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया, अभी भी मैं सुन रहा था तो भी यही चिड़िया कहा गया। तो पहले चिड़िया था, तो चिड़िया जब तक था तब तक खूब लूटा लोगों ने, खूब लूटा अंग्रेजों ने, खूब लूटा, सबने खूब लूटा, जो क्योंकि सोने की चिड़िया थी वो। अब मोदी जी ने इसको बना दिया सोने का शेर। तो अब सोने का शेर जो है, इसके सामने आकर के कोई लूट के दिखाए, चिड़िया को तो लूट सकता है कोई भी, शेर को कोई नहीं लूट सकता। तो शेर के सामने आने के लिए शेर ही बनना पड़ेगा। तो शेर ऐसा कोई है नहीं जो मोदी जी के सामने टिक सके। वो मोदी जी शेर ही नहीं है, वो बवा शेर है इस समय। तो उन्होंने जो करा है, और राम मंदिर की बात है, तो हमारा राम मंदिर का ये जो 500 साल बाद हमारे रामलला विराजमान हुए, तो इसके लिए एक ही बात मैं कहूंगा कि पहले रामलला टाट में थे और मोदी जी ने इनको ठाठ में कर दिया है। तो शक्तिपीठ सर्किट हमारे यहाँ है, विंध्यवासिनी धाम का बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा संवरण किया गया है, विकास किया गया है, और अब जितने भी श्रद्धालु वहां जाते हैं वो उसका अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। अब हम लोग जो है ललिता देवी जो शक्तिपीठ है, देवी पाटन शक्तिपीठ है, शाकुंभरी शक्तिपीठ है, इस तरीके के अन्य शक्तिपीठों का भी विकास पर्यटन की दृष्टि से कर रहे हैं, वहां पे पर्यटकों के लिए सुविधाएं स्थापित कर रहे हैं। तो ये जो 11 वर्षों में जो कार्य हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि इससे पूर्व ये सारे स्थल उपेक्षित से थे। पर्यटकों की आवाजाही की दृष्टि से अगर देखें तो बहुत कम लोग यहां आते थे। 2017 से लेकर के अब तक के जो पर्यटकों की आमद में वृद्धि हुई है वह अप्रत्याशित है, जो उम्मीद भी नहीं कर सकते थे, इतने पर्यटक आने लगे।
65 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया, जो 10-12 करोड़ तक रहता था। और लोगों को अचंभित होकर कहना पड़ रहा है कि गोवा से अधिक लोग अयोध्या आते हैं, वाराणसी आते हैं। अकेले जितने देश दुनिया के लोग वहां जाते हैं उससे कई गुना हमारे इन स्थलों पर आ रहे हैं। एक तो कोविड के बाद में प्रत्येक व्यक्ति के मन में अपने जीवन के प्रति जो उसकी उत्कंठा है और साथ ही साथ जीवन के प्रति जो उत्साह है, उसमें एक विशेष प्रकार का संचार हम देखते हैं। और इसी वजह से इन सब आध्यात्मिक स्थलों की ओर लोगों की आमद बढ़ी है। तो उत्तर प्रदेश में 11 वर्षों में लगभग 2000 स्थलों पर हमने कायाकल्प का कार्य किया है। यहां पर चाहे बेंच हो, शौचालय हो, पेयजल व्यवस्था हो, यात्री हाल हो, लाइट्स हो, पहुंच मार्ग हो या वहां की लैंडस्केपिंग हो, दिशा सूचक हैं। वहां पर लाइट्स के साथ ही साथ जो बहुत सारे संकेतक हैं, वो सब कुछ प्रस्तुत किया गया है। और आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। धन्यवाद। लखनऊ में लगातार दूसरी बार एक महिला मेयर बनी है और आपको सोशल मीडिया में इतना एक्टिव देख के मैं बहुत गर्व फील कर रही हूँ, क्योंकि मैं कल भी देख रही थी कि आप ऑन फील्ड थी और आप आंध्र प्रदेश से आए हुए लोगों को उनके साथ पूरा दिन रही हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ मुझे ये लगी कि आप जन नागरिक को बोल रहे थे कि मैं नहीं आ पाई आपके भंडारे के लिए। मुझे इतना अच्छा लगा कि आप लोकल लोगों के साथ इतना जुड़ी हुई हैं। हर किसी को हर स्टेज पे पता है कि मेयर मैम सबके लिए क्या कर रही हैं। तो धन्यवाद। आप अपनी तरफ से बताइए कि यहाँ पे लखनऊ में जो ये प्रगति का इतना कार्य आप कर रही हैं, थोड़ा सा आप उसमें दृष्टिकोण अगर डाल सकती हैं तो। आप सभी को नमस्कार। आज मुझे 2 साल पूरे हो गए हैं, मतलब हफ्ते भर पहले तीसरा साल शुरू हो गया है। 2 साल का मैं अपना एक एक दिन का हिसाब मैं जनता को दे सकती हूँ। मैंने जब शपथ ली थी तो सबसे पहले मैंने ये ठाना था कि स्वच्छता अभियान चलाया जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी सब चाहते हैं कि शहर स्वच्छ हो, तो स्वच्छता के लिए मैंने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किया है। और मुझे लगता है लखनऊ की जनता बैठी है, स्वच्छता पे काफी काम हुआ है। लखनऊ नगर निगम में पहले डीजल पेट्रोल से गाड़ियां चलती थी, 1250 ईवी गाड़ियां यहां लगा दी और 6 महीने के अंदर अंदर जो शेष गाड़ियां बची हैं 400-500 वो भी समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चलेंगे, जिससे प्रदूषण में भी कमी आएगी। दूसरा, सदियों से जो कल आंध्र प्रदेश के मंत्री जी आए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल लखनऊ भेजा और उससे पहले ब्राजील सरकार के भी प्रतिनिधित्व यहाँ आए थे। सिवरी एक गांव है जो सरोजनी नगर विधानसभा में है। उस गांव में 4-5 दशक से कूड़ा डंप हो रहा था। कोई विकल्प नहीं था कि हम कूड़े को यहाँ से सफाई हटाएं या कैसे करें। लंबे बड़े बड़े पहाड़ बन गए थे और जब कभी बारिश होती थी उन पहाड़ों में पानी गिरता था, कूड़ा सड़ता था, लीचड़ पैदा होता था। आसपास खेती भी है, वो अगर उस आसपास की खेती से सब्जी अगर मेरे किचन में आ रही है तो मेरे किचन में जहर आ रहा है। उस पे मैंने विशेष ध्यान दिया। इसमें मेरे पूर्व नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह का भी बड़ा सहयोग रहा, बड़ी मेहनत की उन्होंने भी। मैंने भी दिन रात इसको एक करके हमने सिवरी में प्लांट लगाया है और आज वो कूड़ा 12 लाख मेट्रिक टन रह गया है, बाकी पूरा समाप्त हो गया है।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।